हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वन सॉर्ट ऑफ योर पावर सिस्टम। और आज कहते हुए मुझे बेहद 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 खुशी हो रही है कि नाउ आई एम ऑन द यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ योर पावर सिस्टम। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है फॉल्ट एनालिसिस है। एंड गाइज आई एम रियली मतलब आपको मतलब शब्दों में गवाह नहीं कर सकता हूँ कि जैसा मैंने आपको बोला था यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2 एंड नाउ यूनिट नंबर 1, इस सीक्वेंस में हमने वीडियो आप लोग को देने का मतलब जस्ट हमने आपसे प्रॉमिस तो नहीं, आपसे बस मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम ऐसे वीडियो लाएंगे। एंड नाउ टुडे आई एम रियली हैप्पी कि 5th यूनिट, 4th यूनिट एंड 2nd यूनिट जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। 3rd यूनिट का वीडियो अभी जस्ट आज ही अपलोड की मतलब अभी शूट किया, शूट तो कर लिया हूँ। और आपको मैंने टाइम भी दिखाया था कि मैं 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद मैंने पहला वीडियो जो है जो आपका 3rd यूनिट का है वो 52 मिनट का में भी अपलोड हुआ है, या मतलब 50 मिनट के आसपास अपलोड हुआ है। एंड नाउ अगेन आप देख सकते हो कि आधे घंटे मैं जस्ट अभी रेस्ट किया और आप देख सकते हो कि अभी आपका 11:24। 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको टाइम। आप टाइम देख सकते हो, जस्ट वेट, टाइम कहाँ से आएगा? हाँ, टाइम आप देख सकते हो, टाइम जो हो रहा है 11:24। कहाँ गया ये वाला? 11:24 हो रहा है। जस्ट हमने आधा घंटा रेस्ट किया एंड अगेन हम लग गए फर्स्ट यूनिट का वन शॉट अपलोड करने के लिए। तो नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो काम था, जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको वन शॉट जो है पावर सिस्टम का ज़रूर से ज़रूर दूंगा। और मेरे को मतलब मैं बता दूं कि 15 तारीख से 15 मई से लेकर आज 20 मई है, 5 से 6 दिन से लगातार मैं 5-5 घंटा 6-6 घंटा पीपीटी बनाता हूँ। पावर सिस्टम है ना, पावर सिस्टम का, और मतलब पढ़ता हूँ। तो केवल और केवल पावर सिस्टम पढ़ के मैंने 5 दिन में पावर सिस्टम पूरा अच्छे से आपको 1 बाय 1 मैंने वीडियो अपलोड किया और वीडियो आपको दिया। तो आज है 20 तारीख, देख सकते हैं आज है 20 तारीख। 20 तारीख को मैं 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड मतलब अपलोड तो नहीं करूँगा, अपलोड तो ये 21 को करूँगा। लेकिन जो मैंने आपसे मतलब जस्ट बोला था एज अ स्टार्टिंग कि मैंने बस आपको 22 मई तक टाइम मांगा था कि 22 मई तक हम पूरा आपका वन शॉट अपलोड कर देंगे। और एक दिन पहले ही आई एम रियली मतलब हैप्पी कितना कहूँ, मतलब मैं खुश हूँ। मैं कह सकता हूँ जो मैंने कहा था वो मैं करके दिखाया। 21 को ही मैं आपका वन शॉट जो है आपका पावर सिस्टम का पूरा खत्म हो जाएगा। तो फाइनली बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट नंबर मतलब फर्स्ट जो सीक्वेंस था यूनिट नंबर 5, 4, 3, 2, 1 सब कंप्लीट हो गया। आपको बता दूँ, फिर से एक बार बता दूँ कि आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट को मैंने कवर किया है। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 सबसे पहले आपका पावर सिस्टम जो सेकंड है उसका सभी यूनिट अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका सभी यूनिट का वन शॉट अपलोड हो चुका है, 5 यूनिट का। उसके बाद आपका स्पेशल पर्पज़ मशीन, स्पेशल पर्पज़ या स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन जो है उसका 5 यूनिट अपलोड हो गया। उसके बाद जो आपका आइडिया टू बिजनेस मॉडल है उसका सभी यूनिट अपलोड हो गया। एंड आपका जो एक माइक्रो प्रोसेसर है उसका भी 5 यूनिट का वन शॉट अपलोड हो गया। तो इससे पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि जो आपको अगर आपको पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। और जो पीडीएफ का चार्ज है प्लीज़ उससे मिनिमम चार्ज हमने रखा है और उसको आप प्लीज़ पे करिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे कुछ अपने सब्सक्राइबर से पता चला है कि देयर इज़, मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, देयर इज़ वन यूट्यूब चैनल जो कि केवल 2 सब्जेक्ट के लिए 2 मतलब 1000 पे मतलब 1000 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। तो यू कैन थिंक कि 1000 की जगह पे मतलब 500 की जगह पे मैं केवल आपसे 90 रुपीज़ मांग रहा हूँ, वो भी मैं अपने लिए नहीं। जो पीडीएफ चार्ज, जो पीडीएफ में जिससे जो हमारा टीम या जो हमारे मतलब पीडीएफ बनाते हैं उनको भी कुछ तो देना पड़ेगा। इफ़ आई विल नॉट गिव देन हाउ दे विल डेडिकेटेड टू मेक द मोर पीडीएफ्स एंड आई विल गिव द कंटेंट फॉर यू ऑल्सो। सो बिफोर जस्ट मतलब इतना कथा जो मतलब कथा कहानी मतलब मैं कहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि लास्ट बिल्कुल लास्ट आपका मतलब 6 सेमेस्टर का कह सकता हूँ, जो 6 सेमेस्टर का लास्ट वन शॉट है। इसके बाद मैं आपके डिमांड पे 2 मार्क्स का जो है उसका भी हर यूनिट का 2 मार्क्स का मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, ताकि जो स्टूडेंट पास नहीं हो सकते हैं कम से कम 2 नंबर के पढ़ के पास तो हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर फर्स्ट, दैट इज नोन एज फॉल्ट एनालिसिस। तो फॉल्ट एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम और सर्किट इज अ फेलियर विच मतलब इंटरफेरेंस या मतलब एक बाधा होता है इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ करेंट। अरे जब भी फॉल्ट आता है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन में हमारा पावर फ्लो हो रहा है, जैसे आपके घर में ही लाइन आ रही है, अगर उसमें फॉल्ट हो गया केबल के बीच में तो क्या होगा, जो लाइट मतलब आ रही है वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। तो वही कह रहा है कि इंटरफ करेगी, मतलब बाधा करेगी, हिंडर करेगी इन आवर नॉर्मल फ्लो ऑफ करेंट। इट्स नॉन एज फॉल्ट। और फॉल्ट को एनालिसिस करना है। क्वेश्चन मतलब आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम ही है फॉल्ट एनालिसिस। तो फॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट। तो ये सब जब आप क्वांटम से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता है। मैं बहुत जगह से मैं कहता हूँ ना कि पहला ऐसा सब्जेक्ट है मेरे मतलब इंजीनियरिंग लाइफ
लाइफ में जिसको मैंने बुक से पढ़ा, और बुक से पढ़ने का मेरा बहुत ही अच्छा मतलब हुआ कि मैं बहुत अच्छे से इसको समझ गया। जो एक समय था कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि 30 नंबर लाने के लिए नहीं सोच रहा था, आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 30 प्लस तो मैं नंबर ला ही दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा हमने बोला कि फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट इज़ मतलब सर्किट में जब आता है तो ये हिंडर करता है, बाधा करता है, एज वेल एज द फॉल्ट एट द एसोसिएटेड विद द एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब जो होता है चेंज करता है, क्या करता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इन पावर सिस्टम। और एबनॉर्मल कंडीशन जो होता है, एबनॉर्मलिटीज़ मतलब जो बाधाएं हैं वो जो है क्रिएट करता है फॉल्ट जब हमारे सिस्टम में आता है। एज वेल एज इन जनरल फॉल्ट अकर पावर सिस्टम नेटवर्क ड्यू टू इंसुलेशन फेल्योर। मतलब जब भी मतलब फॉल्ट कब होता है, जब इंसुलेशन फेल्योर हो या फ्लैशओवर लाइन इनिशिएटेड बाय अ लाइटनिंग स्ट्रोक ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल्ट ऑपरेशन। देखिए फॉल्ट कब होगा, जैसे हमारा दो लाइन है, ये फेज है न्यूट्रल है, दोनों में इंसुलेशन लगा हुआ है, जैसे आपके घर में आता है, इनमें इंसुलेशन का जो हो गया मतलब कहीं से कट गया, इंसुलेशन फेल्योर हो गया, तो दोनों एक दूसरे में जब टच होंगी तभी तो हमारा फॉल्ट होगा, या तभी तो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा। जब तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक फॉल्ट नहीं होगा। तो वही है जस्ट इंट्रोडक्शन। तो चलिए आगे हम नीड ऑफ फॉल्ट कैलकुलेशन मतलब फॉल्ट एनालिसिस हम करते क्यों हैं, कि इसका आवश्यकता क्यों पड़ा। तो व्हेन द फॉल्ट अकर द पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम हैवी करंट फ्लो इन द पार्ट ऑफ सर्किट, मतलब जहाँ भी शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होता है, और ड्यू टू डेथ हमारा जो भी मतलब इंसुलेशन होगा, जो भी इक्विपमेंट होगा वो जल सकता है। जैसे मान के चलो सब स्टेशन पे आपका इतना सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर के आसपास अगर कोई फॉल्ट हुआ, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, जो भी होगा, ग्राउंड फॉल्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो समझ सकते हो कितना लॉसेस होगा। तो इसी को लॉस ना हो, हमारा फॉल्ट कम से कम हो, इसलिए हमारा बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम फॉल्ट एनालिसिस करें कि फॉल्ट जो होता है सिंगल टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड का सब कुछ हम पढ़ेंगे। वही सब के बारे में हम कितना करंट होना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, इससे अधिक हमारा वोल्टेज नहीं जाना चाहिए, इतना करंट होना चाहिए, यही जो इंपॉर्टेंस होता है फॉल्ट एनालिसिस का होता है। सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर डिपेंड ऑन द करेंट, मतलब सर्किट ब्रेकर कितना रेटिंग का होना चाहिए। जो हमारा इंसुलेटर होता है, सीटी होता है, पीटी होता है, बहुत सी चीज़ होते हैं हमारे मतलब ट्रांसमिशन लाइन में, पावर सिस्टम में। तो द एस्टिमेशन ऑफ द करेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ फॉल्ट, मतलब वेरियस लोकेशन पे हम जब एनालिसिस करते हैं उसी को फॉल्ट एनालिसिस या फॉल्ट कैलकुलेशन करना करते हैं, ठीक है, कहते हैं उसे, ठीक है। आगे जो लिखा है, द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द फॉल्ट कैलकुलेशन आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द सेटिंग ऑफ रिले, मतलब रिले का सेटिंग क्या होना चाहिए, कितने टाइम के लिए ये ऑपरेट होना चाहिए। अगर मान के चलिए हमारा हाई ट्रांसमिशन लाइन है तो रिले का ऑपरेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए, तो उसमें कौन से हम ब्रेकर लगाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो आपका आप जानते होंगे जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है वो 4 टाइप का होता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, अरे ये तो लिख ही नहीं रहा है, हाँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, फिर से आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर होता है। तो SF6 सर्किट ब्रेकर जहाँ बहुत ज़्यादा हाई मतलब करंट फ्लो होता है वहाँ पे SF6 लगाते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो होता है वो नॉर्मली मतलब छोटे रेटिंग के लिए भी लगा देते हैं। तो जब तक हम फॉल्ट या जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम कैसे पता चलेगा कि हमें जो क्या इंपॉर्टेंस है फॉल्ट एनालिसिस का। तो ये जो 4-5 पॉइंट है इससे आपको पता चल गया कि हम एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो जाए, जहाँ से 7 नंबर 2 नंबर आना आपका एग्जाम में स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फॉल्ट पढ़ते हैं। देखिए फॉल्ट जो होता है आपके पावर सिस्टम में वो 2 टाइप का होता है, शंट फॉल्ट और सीरीज फॉल्ट। जो शंट फॉल्ट होता है ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है। जो सीरीज फॉल्ट होता है ओपन कंडक्टर फॉल्ट होता है और 2 ओपन कंडक्टर फॉल्ट होता है। ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में शंट फॉल्ट है जो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम 3 फेज फॉल्ट कहते हैं, और ये जो होता है बहुत कम होता है। बहुत ही अच्छे से आपको बहुत अच्छे से PPT में मैं आपको समझाऊंगा, मतलब इतना बेहतर समझाऊंगा, मतलब मेरा मानना है कि जितना बेहतर से मैं आपको समझाऊंगा उतना बेहतर मेरा स्किल डेवलप होगा। और आगे इन फ्यूचर अगर मैं टीचर बनता हूँ या आगे मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी में और अच्छा मतलब स्टूडियो बनवाता हूँ या और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो मेरी जो है पर्सनालिटी में ग्रोथ होगा। तो अभी स्टार्टिंग, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, जब स्टूडेंट लेवल पर मैं इतना अच्छे से आपको डिपिक्ट कर सकता हूँ तो सोचो जब मैं M.Tech कर लूँ इन फ्यूचर, M.Tech करने के बाद अगर मैं PhD कर लूँ तो मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकता हूँ, और इसमें भी मैं अपनी लाइफ को बहुत ही मतलब एक सुनहरा बना सकता हूँ। तो आपके जो एम है, जो हॉबी है, उस पर काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं हॉबी बताने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे जस्ट कभी कभी मतलब दिल से निकल जाती हैं बातें तो मैं कह देता हूँ। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, सिमेट्रिकल में केवल 3 फेज फॉल्ट आता है और ये बहुत कम होता है, केवल 0 पॉइंट समथिंग % होता है।
सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो होता है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, मे बी, और 80% जो फॉल्ट होता है ना यही होता है। उसके बाद लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, लाइन टू लाइन डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट होता है। तो चलिए वन बाय वन हम टाइप ऑफ फॉल्ट, उसके बाद अभी यही हमने बताया ना कि जो आपका फॉल्ट होता है वो जो होता है वो केवल 3 फेज फॉल्ट, जो मतलब अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो केवल 5% होता है। डबल टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट जो होता है 10% होता है केवल, और जो लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है 50% होता है, और सिंगल टू लाइन फॉल्ट होता है जैसे 3 फेज है RYB और ये हमारा अर्थ है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। 70% तक हमारा जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट होता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, और यही टाइप का मतलब पेपर का प्रिपरेशन मैं करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पावर सिस्टम को मैं शुरू में बहुत ही कठिन समझ रखा था, क्योंकि पावर सिस्टम में इतना मतलब डिटेल्ड में है कि वो मतलब मेरे सिलेबस से बाहर है। SSC जेई जो भी मैं RRB जेई या UPPCL के प्रिपरेशन करता हूँ उसमें ये सब नहीं आता है। तो अभी जो मेरा टाइम है उस टाइम को रिस्पेक्ट में रखते हुए मैं गेट का प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पावर सिस्टम को कठिन समझ लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पे भी टाइम दो, फिर से मैं कहूँगा वो आपका हो जाएगा। मैंने टाइम दिया और देख सकते हो इसी जिस वे में मैंने कहा था कि 5 4 3 2 1 में मतलब यूनिट कवर करूँगा, आज मैं लास्ट यूनिट पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो नाउ फाइनली सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट हम समझते हैं, दैट फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम विच कीप्स राइजेस सिमेट्रिकल करेंट, मतलब इक्वल जो हमारा क्या होता है फॉल्ट करेंट होता है और जो इक्वल फेज एंगल होता है उसे हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। देखिए सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा RYB फेज है इसके बीच में एंगल जो होता है 120 हो और जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या वोल्टेज वो सेम हो, तो इस टाइप के फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। कि जो ऑल 3 कंडक्टर में 3 फेज फॉल्ट होगा वो साइमल्टेनियसली इनटू शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जैसे इसमें दिखाया है शॉर्ट सर्किट तीनों कंडीशन में हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट। जहाँ मैग्नीट्यूड और जो हमारा फेज एंगल हो वो सेम हो जिस फॉल्ट में, उसको हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। और ये केवल 5% ही हमारे पूरा पावर सिस्टम में होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट, मतलब इसके बारे में समझना है कि जो VA VB VC जो मैग्नीट्यूड है, हमने बोला मैग्नीट्यूड सेम होगा और करंट का जो समीशन होगा IA प्लस IB और IC जो होगा सेम होगा। तो इस टाइप के फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, हम इस टाइप के फॉल्ट को जो तीनों मतलब आपको देख सकते हैं तीनों जो लाइन है ABC तीनों जो है शॉर्ट सर्किटेड हो गए हैं, तो इस टाइप के फॉल्ट को हम क्या कहते हैं, द सिमेट्रिकल फॉल्ट आर द एनालाइज पर फेज बेसिस ऑन द थेवेनिन थ्योरम। मतलब थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके हम जो है जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस कंपोनेंट। देखिए 7 नंबर में आता है। तो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है, अनबैलेंस सिस्टम। देखिए अभी तक हमने सिमेट्रिकल देखा जिसमें कि हमारा बैलेंस सिस्टम था, लेकिन अब हम अनबैलेंस सिस्टम देखेंगे जहाँ पे n रिलेटेड टू द वेक्टर रिसॉल्व इनटू द मतलब इन सिस्टम है, जैसे इन नंबर ऑफ वायर्स है, इन नंबर सिस्टम है, उसको हम क्या करेंगे, उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होगा, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, इसमें कन्वर्ट करके हम आगे जो है पावर सिस्टम में जो फॉल्ट होता है उसका एनालिसिस करते हैं। तो ना वही सब लिखा है कि इन 3 फेज सिस्टम 3 अनबैलेंस वेक्टर VA VB VC में हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे करंट IA IB IC रिसॉल्व इनटू 3 बैलेंस वेक्टर एंड द वेक्टर बैलेंस इज सिमेट्रिकल कंपोनेंट। मतलब अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करने के बाद ही हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसमें 3 सीक्वेंस आता है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस। तो वन आफ्टर वन बहुत ही अच्छा से हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस क्या होने वाला। देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होता है कि इसका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और इसके बीच में जो होता है ना फेज एंगल वो 120 ईच फेज से होता है ओरिजिनल वेक्टर से, और ये जो होता है ना अकर बिफोर मतलब एंड आफ्टर फॉल्ट, ये फॉल्ट से पहले और फॉल्ट के बाद भी हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है पॉजिटिव सीक्वेंस का, रिले एंड सर्किट ब्रेकर ऑपरेट ऑन पॉजिटिव मतलब सीक्वेंस कंपोनेंट। पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के बिहाफ पे हमारा रिले और सर्किट ब्रेकर जो है ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस हुआ। जैसे अगर हम फिगर सबको समझाना चाहें तो ये जो मान के चलो अगर हम मतलब ओरिजिनल लेते हैं, ये A B और C हमारा सीक्वेंस है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस होगा ना इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है उसके सेम एज इट इज़ होगा। तो ये C है, ये B है, तो A देख सकते हैं A हमारा इधर ही है मतलब ओरिजिनल में, B हमारा इधर ही है, C हमारा इधर, तो ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस हुआ जिसके बीच में एंगल जो है 120 डिग्री होगा। नेगेटिव सीक्वेंस क्या होगा, VA तो सेम होगा लेकिन हमारा जो VB है उधर हमारा मतलब VC है मतलब ओरिजिनल का, ये अपोजिट हो जाएगा, सीक्वेंस जो होगा अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे VB है ना तो यहाँ पे VC हो जाएगा या IC हो जाएगा। तो हमारा जहाँ पे सीक्वेंस अगर अपोजिट हुआ ओरिजिनल से तो उसे हम नेगेटिव सीक्वेंस कहेंगे, और जीरो सीक्वेंस कहेंगे जिसके बीच में कोई एंगल ही ना हो, तो वो जो हमारा सीक्वेंस होता है वो जीरो सीक्वेंस होता है। तो अभी हमने आपको
पॉजिटिव सीक्वेंस के बारे में बताया, अब निगेटिव सीक्वेंस के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, निगेटिव सीक्वेंस क्या होता है, इट्स ऑल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, लेकिन इसमें जो 120 डिग्री होता है ना वो अपोजिट होता है सीक्वेंस से। एज वेल एज ये केवल फॉल्ट के दौरान ही ये निगेटिव सीक्वेंस हो सकता है, फॉल्ट से पहले फॉल्ट के बाद नहीं, फॉल्ट के दौरान ही हो सकता है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो सिंक्रोनस जनरेटर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनबैलेंस कंडीशन बाय यूजिंग नेगेटिव सीक्वेंस रिले। देखिए नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज करके ये बहुत 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 मतलब कितना मैं कहूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंक्रोनस जनरेटर को हम प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज करके। अब ये आपके मतलब मे बी आपके सिलेबस में दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने डिप्लोमा में पढ़ा था कि नेगेटिव सीक्वेंस रिले का यूज करके सिंक्रोनस जनरेटर को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही फ़ायदा है मेरे दोस्त मेरे पढ़ाई का कि हमने डिप्लोमा प्लस बीटेक का और वो भी सेम मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है। तो अब जाके मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो चुका है मशीन ट्रांसफार्मर जनरेटर। तो मैं कहीं से भी कंसेप्ट उठाऊंगा ना, बस एक बार कोई पूछता है तो एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना छोटा नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट को एक बार देखना पड़ेगा। और मैं बहुत ही अच्छे से अगर टीचर बनूँ ना इन फ्यूचर, मैं बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना टाइम दिया है। सोचो ना, आप लोग अगर देखा जाए तो 3 साल केवल दे रहे हो, फर्स्ट ईयर जो मतलब 4 साल का बीटेक होता है तो फर्स्ट ईयर में तो केवल आप सब कॉमन पढ़ते हो, लेकिन 3 साल केवल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हो, उसमें भी 2 ही साल दे रहे हो। फाइनल ईयर में कोई पढ़ता थोड़े नहीं है, मतलब 2 ही साल में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो जाता है, फाइनल ईयर केवल रिवीजन के लिए होता है, 2 साल में पढ़ रहे हो। अब वही चीज़ हमने 3 साल डिप्लोमा प्लस 3 साल बीटेक, 6 साल, 6 साल में 2 साल निकाल दो, मेरा भी 2 साल फाइनल मतलब फर्स्ट ईयर जो डिप्लोमा में होता है उसमें भी कॉमन ही पढ़ते हैं, और यहाँ भी मतलब फाइनल ईयर खत्म ही हो गया, मतलब फाइनल ईयर में कुछ पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने 4 साल, जहाँ आप 2 साल दिए हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ मैं 4 साल दिया हूँ, थोड़ा सा तो आप में मेरे में डिफरेंस तो होगा ही। यही कारण है कि थोड़ा मेरे कंसेप्ट जो है क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन मेरा अभी गेट वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर है, वो मुझे बस केवल 6 महीने या 1 साल लगेगा, और वो मैं करके दिखाऊंगा एक दिन। सही समय आने पे पास दिया जाएगा, लिखा होता है ना क्या बोला जाता है, मैंने टिकट टाली के पीछे देखा होगे, जगह मिलने पे पास दिया जाएगा, तो सेम एज इट इज़ समय आने पे गेट दिया जाएगा फ्रॉम माई साइड। मैं अपने आप को संतावना देता हूँ, जैसे मेरे क्लास में बहुत से लोग गेट दिए अभी 3rd ईयर में, मैं भी दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इट्स नॉट परफेक्ट टाइम फॉर मी। एक परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट काम को करना ही बहुत ही मतलब ये मतलब क्या कह सकते हैं, चालाकी कह सकते हैं, इसे चालाकी कहते हैं। एक परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट काम करना, टाइम से पहले टाइम के बाद भी किसी काम को आप करते हैं ना तो वो सही मतलब निर्णय नहीं होता है आपका। तो जीरो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं। जीरो सीक्वेंस क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसमें फेज जो होता है ना नो फेज डिफरेंस होता है। ऑकर ओनली व्हेन न्यूट्रल ग्राउंडेड, मतलब जब भी आपका न्यूट्रल जो होगा ग्राउंडेड एंड फॉल्ट अकर ग्राउंडेड होगा तभी इसका मतलब हम मतलब जीरो सीक्वेंस पढ़ते हैं। अब जीरो सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जीरो सीक्वेंस जो होता है यूज इन कैलकुलेशन ऑफ लीकेज फ्लक्स। जब भी हमें लीकेज फ्लक्स फाउंड आउट करना होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम जीरो सीक्वेंस का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने आपको फिगर बताया कि जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस होगा वो ओरिजिनल से मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और इसका फेज एंगल भी सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन फेज एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन फेज एंगल जो होगा जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस हमने समझाया। अब जो होगा अभी हमने बताया था कि ABC हम लेते हैं। ABC मतलब जो हमारा अनबैलेंस सिस्टम होता है उसको बैलेंस बनाने के लिए हम इसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं ABC। तो वहाँ से हम एक ऑपरेटर लेते हैं A और उसको डिफाइन करते हैं A इक्वल टू cos 120 डिग्री प्लस मतलब J में साइन या A की वैल्यू जो होती है ना A इक्वल टू अगर पोलर में लिखते हैं तो 1 एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू जो होता है वो 1 एंगल 240 डिग्री होता है और ए क्यू की वैल्यू ये इक्वल टू है भाई, ए क्यू की वैल्यू जो होता है 1 होता है। तो इसी को जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये जो है पोलर फॉर्म में, जब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इतना आता है, जब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इतना आएगा और रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा। तो यही हम समझाए हैं कि जो 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू जो होता है 0 के बराबर आता है। ये मतलब कैलकुलेशन समझ में आता है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे AKTU या आपके सिलेबस में केवल जितना दिया हुआ है कि ए की वैल्यू इतना होती है, ए इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 एंगल 240 डिग्री, तो वो मैंने आपको समझाया। यहाँ से आप कैलकुलेशन जब भी मैं न्यूमेरिकल लिया हूँ, मैंने बताया हूँ ना कि हर एक सब्जेक्ट हर एक मतलब पावर सिस्टम के यूनिट में जो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने कंसिडर किया है। इसमें भी न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊँगा। चलिए आगे हम समझते हैं। आगे हमें सिमेट्रिकल जो है कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज हमें समझना होगा। सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज को हमें समझना होगा। सबसे पहले पॉजिटिव सीक्वेंस हमें समझना है, फिर नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस हमने बताया। अब इसके जो है सिमेट्रिकल कंपोनेंट को हम समझेंगे। कौन है यार, जस्ट वेट। वेल आई थिंक समवन इज़ कम, नो वे। जैसा मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो लाइब्रेरी के हैं, तो उसी समय का इंतज़ार मतलब यूज़ करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अरे यार
जस्ट वेल सो नाउ जैसे कि हमने आपको पॉजिटिव निगेटिव सीक्वेंस के बारे में बताया, अब हम इसके जो आगे जो है हम इसके जो सीक्वेंस जो होते हैं, जैसे हमने बताया कि जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसको सिमेट्रिकल मतलब बैलेंस बना के हम इसके जो फॉल्ट को है हम एनालिसिस करते हैं। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट अ हेड, तो ये जो अभी हम मतलब सीक्वेंस कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं। अब सीक्वेंस कंपोनेंट को हम यहाँ समझेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन जो है हम आपको अपने मतलब हैंड रिटन नोट्स के हेल्प से भी समझाएंगे। यहाँ से पहले आपको समझा देते हैं कि जो हमने बताया था कि हम कंपोनेंट लेते हैं ए बी सी, 3 कंपोनेंट लेते हैं। जो हमारा अनबैलेंस सिस्टम होता है उसको बैलेंस बनाने के लिए जो ए बी सी होता है उसको हम बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, ए बी सी कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं जो वोल्टेज होता है। अब जब इसको हम मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये 1 1 1 और 1 ए, मतलब जो यहाँ पे अभी हमने आपको शुरू में बताया कि जो वी ए जीरो होता है ये जीरो सीक्वेंस के लिए हम लेते हैं, और जो वी ए वन होता है वो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए लेते हैं, और वी ए टू जो होता है वो निगेटिव सीक्वेंस के लिए लेते हैं। तो ये हमारा जीरो सीक्वेंस हुआ, ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस हुआ, ये हमारा निगेटिव सीक्वेंस हुआ। तो यहाँ से जब आगे आप सॉल्व करोगे ना, तो ये तो आपका वी ए कंपोनेंट वी बी कंपोनेंट मतलब वोल्टेज जो है वी ए वी बी वी सी का आया, लेकिन ये यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हम ये जीरो सीक्वेंस, ये हम पॉजिटिव सीक्वेंस और ये हम निगेटिव सीक्वेंस का लिए हैं। आगे जब हम वोल्टेज निकालेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस निगेटिव सीक्वेंस एंड मतलब जीरो पॉजिटिव निगेटिव, तो 1/3 और मतलब ये जो है आप देख सकते हो ये इधर आ जाएगा। तो ये तो यहाँ पे बस हमने करके दिखाया है। अभी आपको हम चलिए इसको हम समझा ही देते हैं पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे हम आते हैं। जस्ट वेट क्या, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, अपने हैंड रिटन नोट सबको समझाते हैं। द नेसेसरी इक्वेशन टू कन्वर्ट द फेज, मतलब जो फेज क्वांटिटी है उसको सिमेट्रिकल जो कंपोनेंट में हमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे हमने बताया कि जो हमारा फॉल्ट होता है वो अनबैलेंस फॉल्ट होता है, तो अनबैलेंस पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो जो अनबैलेंस सिस्टम होता है उसको हम बैलेंस बनाते हैं एंड देन आफ्टर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनबैलेंस फेजर कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ दिस सिमेट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो वी ए होता है, जो वी ए होता है वो जीरो सीक्वेंस, ये पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया, ये हमारा निगेटिव सीक्वेंस हो गया। तो वी ए जो होगा वी ए नॉट वी ए प्लस वी ए के बराबर होगा। तो ये हमारा वी ए कंपोनेंट का वोल्टेज हो गया, ये हमारा वी बी कंपोनेंट का हो जाएगा वी जीरो प्लस वी बी वन प्लस वी बी टू। तो ये हमारा बी कंपोनेंट का वोल्टेज हो गया, ये हमारा सी कंपोनेंट का वोल्टेज हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 से हम कन्वर्ट कर लेंगे। देन आफ्टर हम एक ऑपरेटर लेंगे अल्फा, इज यूज टू एक्सप्रेस एन कंपोनेंट ऑफ वी ए बी बी एंड बी सी। मतलब जो हमारा हम अल्फा एक कंपोनेंट लेंगे जो कि हमारा वी बी का वोल्टेज जो है, और जो हमारा मतलब सीक्वेंस जो सी कंपोनेंट में जो वोल्टेज है उसको हम एक टर्म में मतलब कन्वर्ट कर देंगे वी ए में। तो अ बैलेंस पोजीशन फेज सीक्वेंस ए बी सी में भी राइट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। हमने बताया ना कि जो अनबैलेंस होता है उसको बैलेंस बनाने के लिए हम एक फॉर्म में वोल्टेज का हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस है, सबसे पहले हमने बताया कि पॉजिटिव सीक्वेंस को हम वी ए वन से हम डिनोट करेंगे, और जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस, देखो ये पॉजिटिव सीक्वेंस को हम वी ए वन से, जो हमारा निगेटिव सीक्वेंस है उसको वी ए टू से, और जो हमारा जीरो है वी ए जीरो से हम मतलब इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो नाउ पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होगा, वी बी वन को हम अल्फा स्क्वायर ए वन से मतलब क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो आपको मैं समझा दूँ, या मैं भी जब पढ़ रहा था बुक से या यूट्यूब से तो मेरे को ये कोई टीचर ने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो ये एजम्पशन करते हैं। अब केवल और केवल हम अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस बनाने के लिए वी बी वन जो है उसको एक ऑपरेटर हमने अल्फा लिया, अल्फा का स्क्वायर, और ए वन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो सब कुछ ए वन में आपको दिखेगा, सब कुछ ए वन में दिखेगा, ठीक है ना। वी सी वन जो है अल्फा ए वन के बराबर हम लिख लेंगे। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में हमने क्या किया, वी बी वन को हमने अल्फा स्क्वायर ए वन लिखा और वी सी वन को अल्फा ए वन लिखा, ठीक है। अब निगेटिव सीक्वेंस के लिए वी बी जो हमारा बी कंपोनेंट है इसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव जब लिखेंगे तो वी बी टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा वी बी टू अल्फा भी ए टू हो जाएगा, और वी सी टू जो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ए टू हो जाएगा। तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं, जब कंसिडर करके अभी हम मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, ठीक है। वैसे ही जीरो सीक्वेंस के लिए हम वी बी जीरो वी सी जीरो निकालेंगे, लेकिन केवल हम बी और सी ही निकाल रहे हैं क्योंकि बी और सी को ए में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए नॉट में, यहाँ वी ए नॉट और वी बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो होगा, जो हमारा अभी हमने इक्वेशन बनाया था 1 2 3, जैसे हमने 1 2 3 इक्वेशन बनाया है ना, ये कि वी बी ए जो है, वी बी ए जो फेज ए सीक्वेंस का वोल्टेज है वो वी ए नॉट पॉजिटिव निगेटिव और सीक्वेंस, देखिए जो हमारा ए सीक्वेंस होगा, ये मतलब बी सीक्वेंस होगा और सी सीक्वेंस होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव और जीरो सीक्वेंस तीनों आएगा। तो वही जो हमने अभी ये फाइंड आउट किया, जो अनबैलेंस सिस्टम उसको बैलेंस बनाने के लिए ऑपरेटर अल्फा लेके और एक कंपोनेंट में हमने इसको कन्वर्ट किया। नाउ जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा
अभी आपने देखा कि जो वी ए है यहाँ पे, जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वी ए नॉट, वी वन, वी बी की वैल्यू, सबकी वैल्यू हम रखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं वी बी वन इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर ए वन, वी बी वन। तो यहाँ पे वी बी वन जो देखिए यहाँ पे वी बी वन है, यहाँ पे वी बी वन की जगह पे हम अल्फा स्क्वायर ए वन रख के, जब ये सब कुछ हम रख लेंगे, जब रखने के बाद इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो आप जानते होंगे, आपने सेकेंड सेमेस्टर में मैट्रिक्स फॉर्म में तो कन्वर्ट करना सीखा ही होगा। तो वहाँ से वी ए बी 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 सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम यहाँ से जो वी ए आप देख सकते हैं, वी ए सब में है, वी ए वन मतलब ये जीरो सीक्वेंस, ये पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस। तो यहाँ से जब हम इसको कॉमन करेंगे और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में 3 × 3, ये तो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 × 1, तो जब इसमें लिखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो भैया, यहाँ पे देखो वी ए वन, तो हमने वी ए वन तो एक कॉमन कर लिया मैट्रिक्स में, तो ये जो हो जाएगा ये 1 1 1 हो जाएगा, फिर से ये भी 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ से वी ए वन भी हमने कॉमन किया, वी ए वन हमने कॉमन किया, तो ये अल्फा स्क्वायर की ओर बचेगा, अल्फा बचेगा, और यहाँ से अल्फा बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो 1 बाई 1 लिख के मैं समझाता, लेकिन अगर लिख के समझाने लगूँ यहाँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा, और मोबाइल स्क्रीन से मैं समझाता हूँ, इतना आसान नहीं कि मोबाइल स्क्रीन से मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख पाऊँ। तो एनीवे आपको जैसे मैंने समझाया, तो यहाँ जो है हम ए बी सी जो है, जो हमारा वोल्टेज है मतलब फेज़ में, उसको हमने पॉजिटिव निगेटिव और जीरो सीक्वेंस में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ वन ऑपरेटर इज़ अल्फ़ा, और इससे हम जो अनबैलेंस सिस्टम उसको बैलेंस में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद जो है हम फॉल्ट को एनालिसिस करेंगे। कैसे? ये जो है इधर जो है फेज साइड का है, ये वीपी को, इसको हम वीपी से कन्वर्ट कर देंगे और इसको वीए से कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो मतलब यहाँ पे इसको वीपी और इसको ए लिख सकते हैं। ये हम जो मैट्रिक्स है इसको ए से मतलब रिप्लेस कर रहे हैं और इसको वी एस लिख रहे हैं। तो वीपी जो है फेज़ वोल्टेज वेक्टर हो गया और ये सिमेट्रिकल सीक्वेंस वोल्टेज वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अभी शुरू में हमने बताया था अल्फ़ा इक्वल टू 1 ∠20 और अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंगल 240। देख रहे हो हालत ख़राब हो रहा है, लगातार मैं लग रहा है कि 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ। अल्फ़ा क्यू बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो शुरू में ही हमने बताया था, देखो यहाँ पे मैंने कहीं बताया होगा आपको, हाँ यहाँ पे हमने बताया था ना कि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इक्वल टू 1 ∠120 डिग्री, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 ∠240 डिग्री, और अल्फ़ा क्यूब जो होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको हमने बताया कि जो बी ए बी 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 सी जो फेज सीक्वेंस है उसको हमने पॉजिटिव निगेटिव फेज सीक्वेंस में कन्वर्ट किया, सिमेट्रिकल फेज़ में। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, मतलब अगर हमें लिखना हो तो हम जो अभी हमने देखा था कि वी पी इक्वल टू ए वी एस के बराबर था। ठीक है, तो इसको जब हमें वी एस के टर्म में लिखना हो तो ये वी एस इक्वल टू ए जो होगा इधर आएगा तो ए इन्वर्स हो जाएगा वी इन्वर्स। अब जब ए इन्वर्स निकालेंगे, ए की हमारी वैल्यू कितनी थी, देखो अभी आपने भैया, मेरे भैया देखो यहाँ ए की वैल्यू हमने इतना देखा, अब ए का वैल्यू इतना है तो ए इन्वर्स निकालना आप जानते होंगे, यहाँ मैं नहीं सिखाऊंगा। जब ए इन्वर्स निकालोगे तो ए इन्वर्स की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी इतनी आ जाएगी, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/3। ये जो होगा अब चेंज हो जाएगा, जहाँ अल्फ़ा स्क्वायर था वहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा, 1 1 1 वही होगा। ठीक है, तो अब जो है हम अब जो है फाइनली हम जो पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जो हमारा जीरो सीक्वेंस है, मतलब जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस, इसका वोल्टेज हम फाइंड करेंगे। तो 1/3 मतलब ये मैट्रिक्स और बी ए बी बी और बी सी का जो फेज वोल्टेज है उसके फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। यहाँ से यही फार्मूला हम यूज करेंगे, गांठ बांध के लिख लो, कहीं लिख लो, कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल के लिए यही फार्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अभी आपको हमने बता दिया, तो यहाँ से हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इस मतलब मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, वी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी ए नॉट, निगेटिव सीक्वेंस को क्या लिख सकते हैं, 1/3 बी ए बी 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 सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वी ए वन जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस 1/3 बी ए प्लस अल्फ़ा बी बी जब आप मल्टीप्लाई करके आगे लिखोगे तो अल्फ़ा बी बी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बी सी लिख सकते हैं। और वी ए टू जो हमारा निगेटिव सीक्वेंस है 1/3 1/3 बी ए प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, देखो अल्फ़ा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आ रहा है। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव वोल्टेज मतलब जीरो वोल्टेज सीक्वेंस, पॉजिटिव वोल्टेज सीक्वेंस और निगेटिव वोल्टेज सीक्वेंस हमने निकाला। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने अब एक अनबैलेंस सिस्टम को बैलेंस सिस्टम अल्फ़ा के मतलब अल्फ़ा एक ऑपरेटर लेके हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यही हम आपको ऊपर समझा रहे थे कि यहाँ पे यही लिखा हुआ होगा कि जो आई मतलब वोल्टेज के लिए देखा, करंट के लिए भी यही हो जाएगा। तो ये आई पी, देखो यहाँ पे आई पी इक्वल टू ए जो होगा, इसको ए से हमने कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स को, ये वी एस मतलब आई एस के बराबर होगा।
हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव मतलब निगेटिव करेंट सीक्वेंस, पॉजिटिव करंट सीक्वेंस, और ये मतलब पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव करंट सीक्वेंस। तो इसको निकालने के लिए फिर ए इनवर्स निकाल के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस निकालते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंस जो होगा, सीक्वेंस को नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, मतलब ये तो आपका 3 फेज़ है, ठीक है। 3 फेज़ में सभी फेज़ में आपका जो है वोल्टेज होगा, ईएमएफ होगा। तो इसको जब हम सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे तो एक हम ईएमएफ लेंगे और एक हम इम्पीडेंस लेंगे, एक वोल्टेज और एक इम्पीडेंस लेंगे। और ये जो हमारा वोल्टेज आ जाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस में, जो VA1, आप जानते होंगे VA1 से पॉजिटिव सीक्वेंस निकला है, ये EA माइनस AI1 माइनस Z1 के बराबर होगा। ये हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें तो निगेटिव सीक्वेंस। निगेटिव सीक्वेंस में क्या होगा, निगेटिव सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, निगेटिव सीक्वेंस में कोई आपका मतलब ईएमएफ नहीं आएगा और हमारा वोल्टेज A2, आप जानते होंगे VA2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब ये निगेटिव सीक्वेंस है, A2 इंटू Z2, ये आपका निगेटिव सीक्वेंस हो गया। अब जीरो सीक्वेंस में क्या करेंगे, जीरो सीक्वेंस में कोई आपका मतलब ईएमएफ नहीं होगा, आपका इम्पीडेंस होगा और Z0 प्लस 3 मतलब ZN के बराबर हो जाएगा। जो आपका मतलब VA0 इतने के बराबर हो जाएगा। Z0J मतलब जो VA0 है वो ZG0 के बराबर प्लस 3 ZN के बराबर हो जाएगा। अभी इसका जो मतलब प्रूफ है, लेकिन अभी हम प्रूफ आपको समझाने लगे तो समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझो कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस में होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस में जो वोल्टेज आएगा VA1 इक्वल टू EA माइनस इतने के बराबर होगा। देखो भैया, अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जितना समझ में आया है और मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ। बस कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस क्या होता है उसको हमने समझाया। पॉजिटिव सीक्वेंस में ईएमएफ प्लस आपका एक इम्पीडेंस आएगा। निगेटिव सीक्वेंस में आपका जो करंट हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। और जीरो सीक्वेंस में जो आपका Z0 जो हो जाएगा वो Z0 प्लस मतलब 3, मतलब यहाँ पे है ना 3 ZN के बराबर हो जाएगा। ये जो है जब आप प्रूफ करते हो, मतलब बुक में देखोगे, ज़्यादा आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो बुक में जाकर देखोगे तो इसका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे अब जो हम आगे हम सॉल्व करेंगे, 3 चीज़ सॉल्व करेंगे। जो सिंगल, देखिए, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये तीनों आप गांठ बांध के रख लो कि इसे 7 नंबर 100% फिक्स है। अब जो हम आपको समझाने जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे समझो, यहाँ से आपका 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो, बाप रे बाप 31 मिनट हो गया। मुझे लगता है ये 50 मिनट से अधिक जाने वाला है वीडियो। वेल कोई नहीं, आपको समझाना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं समझाऊंगा तो मेरा भी कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको SLG, यहाँ पे SLG फॉल्ट भी कहते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ देख सकते हो हमने 3 फेज़ लिया, A, B फेज़, C फेज़, तीनों फेज़ में EMF और हमारा इम्पीडेंस है, ठीक है। अब इसमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये हमारा लाइन है और लाइन जो है यहाँ फॉल्ट हो गया, ग्राउंड से हमारा टच हो गया। तो यहाँ पर सिंगल लाइन जो है, केवल सिंगल लाइन जो है ग्राउंड से हमारा टच हो गया, तो यहाँ पर सिंगल लाइन फॉल्ट हो गया। जब सिंगल लाइन फॉल्ट हो गया तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले जो हम ये जो जनरेट कर रहे हैं, जो बसेस हमें लगे हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन पे हम जनरेटर देते हैं, तो ये हम अनलोडेड जनरेटर मानते हैं, इस पर कोई लोड नहीं है। जब लोड नहीं होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा IA है, IA जो है इसको सपोज करते हैं, सपोजिशन करना ज़रूरी है क्योंकि हमें इसका कैलकुलेशन करना है और हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो IA जो होगा जो IA होगा यहाँ पे वो IF के बराबर हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा मुझे लगता है 2 मिनट टेस्ट करना पड़ेगा। वेल कोई नहीं, थोड़ा मतलब मुझे दिक्कत जस्ट महसूस हो रहा था, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, जस्ट मैंने पानी पिया फिर से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए, इसका जो डेरिवेशन करने के लिए हमें कुछ सपोजिशन करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी फॉल्ट होता है तो IF जो होगा IA के बराबर हो जाएगा ना। ये IA, इसमें IA करंट फ्लो हो रहा है, तो IA फॉल्ट तो यही हो रहा है, तो ये IF के बराबर हो जाएगा। तो यही हमने सपोज किया कि IF इक्वल टू जो फॉल्ट करंट है वो IA के बराबर है। अब ये अनलोडेड हमारा जो है फेज़ है या अनलोडेड जनरेटर है, तो यहाँ IB इक्वल टू 0, IC बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारा यहाँ पे लोड कनेक्टेड ही नहीं है। जब लोड कनेक्ट नहीं है तो IB बराबर 0, IC बराबर 0। और आप जानते होंगे जहाँ भी फॉल्ट होता है वहाँ हमारा करंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वोल्टेज होगा वो 0 होता है। तो यहाँ पे VA इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ VA इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या पता चला, हम पॉजिटिव मतलब सीक्वेंस कंपोनेंट्स में जानते हैं कि IA बराबर क्या होता है, IA1 IA2 IA0 के बराबर होता है। पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जो हमारा जीरो सीक्वेंस होता है वो IA1 के बराबर होता है। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी जस्ट हमने बताया कि IA1 इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस में आप करंट देखेंगे तो IA बराबर IA प्लस IAB प्लस IA स्क्वायर, ये पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए हो गया। ये नेगेटिव सीक्वेंस के लिए हो गया, ये हमारा मतलब जीरो सीक्वेंस के लिए यहाँ पे हो गया।
तो जो हमने सपोजिशन किया है, सपोजिशन में हमने आई ए बराबर आई एफ लिखा है, ठीक है। तो आई ए की जगह पे आई एफ लिखेंगे, आई बी और आई सी हमारा जीरो है। देखो आई बी और आई सी जीरो है, तो आई बी के जगह पे जैसे हम जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 1/3 आई ए के बराबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये दोनों जीरो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आई बी बराबर जीरो, आई सी बराबर जीरो, तो हमारा 1/3 आई ए के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई बी और आई सी जीरो है, आई ए की वैल्यू केवल हमें फाइंड है। आई ए की वैल्यू कितनी है, आई ए की वैल्यू हमारा आई एफ के बराबर, आई ए को अभी आई ए लिख रहे हैं, आई ए को आई लिखेंगे 1/3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो आई ए वन है वो कितना आ रहा है 1/3 आई ए, आई ए, आई बी और आई सी, आई बी जो है, आई सी जो है, वन तीनों जो है 1/3 आई ए के बराबर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अभी जब सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट पढ़ते हैं तो उसमें तीनों जो सीक्वेंस होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस, उसमें हमारा करंट की वैल्यू होता है 1/3 आई ए या आई एफ के बराबर होता है। ये आपने देखा। उसके बाद अभी हम पॉजिटिव सीक्वेंस जानते हैं कि वी ए जो होता है, वी ए होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के बराबर होता है। करंट और वोल्टेज जो होते हैं दोनों सेम होते हैं, क्योंकि हम इसको सिमेट्रिकल और बैलेंस फॉर्म में करके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस बराबर अभी हमने बताया था कि वी ए वन इक्वल टू ई माइनस आई ए जेड वन होता है, और जो हमारा निगेटिव सीक्वेंस होता है वो जो होता है माइनस आई ए जेड, मतलब जेड जीरो होता है, और जो हमारा मतलब जीरो सीक्वेंस होता है वो माइनस में आई ए और जेड नॉट के बराबर होता है। और जेड नॉट को, मतलब जो जेड नॉट होता है, जेड नॉट को हम कितना जेड जीरो प्लस 3 जेड एन के बराबर रखते हैं। अभी हमने आपको ऊपर समझाया था। तो अब जो है वी ए, वी टू और वी नॉट की वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे, और फाइनली आपने देखा कि वी ए बराबर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक जो है फॉल्ट हुआ है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, यहाँ आई ए जो है आई एफ के बराबर है, और जहाँ पे हमारा फॉल्ट हुआ है वहाँ मतलब हमारा आई ए जो होगा, वोल्टेज होता है जीरो होता है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ये समझ में नहीं होगा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वी ए बराबर जीरो हुआ है। जब वी ए बराबर जीरो होता है तो आगे जो हमने ये वी ए लिखा है, वी ए को जीरो से हम क्या करेंगे, मतलब इसके बराबर जीरो रखेंगे, और जो वी ए की वैल्यू, वी ए, वी टू की वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू है, इस मतलब इसको यहाँ पे रखेंगे और जीरो के इक्वेट करेंगे। तो यही हमने किया। वी ए की वैल्यू, वी ए वन, वी ए टू की वैल्यू को हमने क्या किया, जब जीरो रख के हमने इक्वेट किया, तो हमारा फाइनली जब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अब इतना तो मैं क्या बताऊं, जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वी ए वन पॉजिटिव सीक्वेंस निकालना है, ये ई अपन जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड नॉट के बराबर आ जाएगा। और अभी हमने देखा कि आई ए जो होगा 3 आई ए वन के बराबर हम अभी देखे हैं। अरे मेरे दोस्त, आई ए बराबर अभी आपने देखा तो 1/3 आई ए तो आ रहा था ना, जो हमारा आई ए वन जो है 1/3 आई ए के बराबर आ रहा था। देखो ना कैसे मैं आप लोगों को कितना समझाऊं, यही तो मेरा हालत ख़राब हो जा रहा है। आई ए वन जो है 1/3 आई ए के बराबर आ रहा है, तो वही आई ए को हमने 3 इंटू आई ए वन लिखा। अब जो है इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। आई ए वन को हम, मतलब आई ए वन जो हमारा आई ए है, हमने तो आई ए वन निकाला है, तो आई ए हमें निकालना है, मतलब जो ए सीक्वेंस है उसमें हमें करंट निकालना है। तो 3 इंटू आई ए वन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और आई ए जो है, अभी स्टार्टिंग में देखा, आई ए जो है आई एफ के बराबर है, ठीक है। तो आई ए जो है आई एफ के बराबर हो गया, और हमारी वैल्यू आई ए की वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू ए जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री के बराबर आया। फाइनली आगे हम देखेंगे तो आई ए इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई थ्री इक्वल टू 1/3 आई ए के बराबर है। और ये जो है ई ए प्लस, अभी देखा आपने, ई ए प्लस जेड वन प्लस जेड टू के बराबर आया। तो हमारा आई ए आ गया, हमें यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई ए वन फाइंड करना था, पॉजिटिव सीक्वेंस, ये हमने फाइंड कर लिया। और स्टार्टिंग में सीक्वेंस से हमने देखा था कि वी ए वन, वी टू और वी ए टू पॉजिटिव, नेगेटिव और जो जीरो सीक्वेंस होता है उसका वोल्टेज जो है सेम है। वोल्टेज कब सेम होगा, वोल्टेज कब सेम होता है, जब हमारा जो भी सीक्वेंस है, जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस में हमने बताया था ना, एक हमने ई एम एफ लेना है और एक इम्पीडेंस लेना है। इसमें भी जीरो निगेटिव सीक्वेंस में भी हमने एक बस केवल इम्पीडेंस लेना है, और इसमें हमें इम्पीडेंस लेना है। तो ये सब आप लिखिएगा कि इसमें वी ए वन, वी ए टू, वी टू, ये आप देख लीजिएगा PDF से और समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये तीनों हमारा वोल्टेज जो है, वोल्टेज का सम कब जीरो होगा, जब वोल्टेज का सम कब जीरो होगा, जब तीनों जो है सीरीज़ में हो, तीनों जो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस जो जब सीरीज़ में होगा, तभी हमारा ये जो होगा वोल्टेज की वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो होगी। और आपने अभी देखा कि जो हमारा करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू जो है तीनों में सेम है। जब सेम कब होगा करंट की वैल्यू, जब ये तीनों जो है सीक्वेंस होगा एक सीरीज़ में होगा। देख सकते हैं पॉजिटिव जो है निगेटिव से सीरीज़ में है, और निगेटिव जो है जीरो सीरीज़ में है। तो ये आप जो सीक्वेंस जो है, मतलब सीक्वेंस कंडीशन भी अप्लाई करके आप दिखा सकते हैं कि जब ग्राउंड टू, मतलब सिंगल टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, तो आई ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, आई ए की वैल्यू हमारी, मतलब आई ए जो वन जो है, आई ए वन की वैल्यू ई ए प्लस जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री के बराबर आएगी। तो ये हमारा पहला हुआ। और आपके एग्जाम में ये वाला डेरिवेशन जो है हमेशा पूछता है, मतलब सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो होता है सिंगल टू लाइन ग्राउंड होता है, और यहाँ से आई ए वन मतलब करंट निकाला, वोल्टेज निकाला, और यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं।
ये पहला हो गया। सेम एज इट इज़ हम जो है सेकंड जो है लाइन टू लाइन फॉल्ट निकालेंगे। देख सकते हैं ये अब थोड़ा हम फास्ट आपको समझाएंगे, क्योंकि एक बार हम समझा दिए फिर से आप समझ सकते हो अपने से, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 39 मिनट हो गया, 50 मिनट से अधिक मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे जो है ये हमने ए सीक्वेंस लिया, बी सीक्वेंस लिया और सी सीक्वेंस लिया। इसमें हम लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट पढ़ रहे हैं, तो एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, दोनों लाइन में यहाँ फॉल्ट आ गया, ठीक है। जब फॉल्ट आ गया तो यहाँ एजम्पशन करना पड़ेगा। आप जानते हो कि अनलोडेड जनरेटर है, यहाँ पे आइए जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जो होगा BC के बराबर हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कब 0 होता है, जब हमारा मतलब जब भी शॉर्ट सर्किट या जब भी फॉल्ट आता है वहाँ करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वोल्टेज जो है 0 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा फेज जो है VB और VC में हमारा फॉल्ट हुआ है, इसलिए VB जो होगा VC के बराबर हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। और IB जो होगा माइनस IC के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉल्ट हुआ है। देखो IB जो है ऐसे हो रहा है, मतलब IB जो है इधर जा रहा है और IC हमारा इधर जा रहा है। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो IB हमारा इधर आएगा और IC जो है इधर आ जाएगा, ये दोनों का निगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। IB जो है माइनस IC के बराबर हो जाएगा। फिर से सेम एज इट इज़ सिमिलर, जैसे हमने सिंगल टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट के लिए निकाला, सिमेट्रिकल कंपोनेंट IA बराबर इतना हमने देखा था, जो पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में इतना होता है, 0 में हमारा 1/3 IA प्लस IB प्लस I3। तो यही जो वैल्यू है ना, पहले सपोजिशन करना होगा। देखिए जब भी आप मतलब एग्जाम में करने जाएँ तो अगर ये आपको सपोजिशन मालूम है ना, मतलब सपोजिशन जो हम कर रहे हैं वो तो हम फिगर को देख के भी हम कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। और इसकी वैल्यू जो 0 IA की जगह 0 रखेंगे और VB जो है BC के बराबर है, जैसे हम रखेंगे, और IA जो है माइनस IB के बराबर है, जैसे IB और माइनस IB की जगह पे रखेंगे तो हमारा फाइनली 1/3 और ये IB और A माइनस A स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तीनों में वैसा ही होगा। और हमारा फाइनली जो होगा, हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा IA 0 मतलब IA IB IC जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IA नॉट इक्वल टू 0 है, IA नॉट इक्वल टू 0, IA नॉट इक्वल टू 0 हमने रखा, और IB जो है IC के मतलब निगेटिव है। ये तीनों कट गया तो हमारा I0 सीक्वेंस में करंट की वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें यही पता चला कि IA1 जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो निगेटिव सीक्वेंस के बराबर हो जा रहा है जब मतलब डबल लाइन फॉल्ट हो रहा है। जो हमारा डबल लाइन फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि IB जो है माइनस से हमारा मतलब ये माइनस हो रहा है। यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि जो I पॉजिटिव सीक्वेंस है वो निगेटिव सीक्वेंस के बराबर हो जा रहा है हमारा लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट में। और हम अब जानते हैं कि VB इक्वल टू VA नॉट प्लस ये इतने के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अभी आपने देखा, यहाँ से देखो, जब हमारा VB जो है BC के बराबर है और ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पे यही हमने लिखा है कि VB जो है BC के बराबर है। और VB की वैल्यू आप जानते होंगे कि हमारा इतना होता है सीक्वेंस। जब हम अभी आप सीक्वेंस नेटवर्क समझा रहे थे तो वहाँ हमने VB और VC की वैल्यू बताया था। इन दोनों को इक्वल करेंगे, जब इक्वल करेंगे तो VA इक्वल टू VB यहाँ पे मतलब प्रूफ भी हो जाएगा। और यही हम देख रहे हैं जब हम मतलब लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें VB जो है और VC जो है वो बराबर हो जा रहा है, ये 0 के बराबर हो जा रहा है। और यहाँ पे यही समझना है कि IB जो है हमारा IC के निगेटिव में आ जा रहा है। बस दो चीज़ हो रहा है जब हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट हो रहा है। यहाँ से हमने ये समझ में आया। और फाइनली हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि VA इक्वल टू, अभी पॉजिटिव में हम जानते हैं कि EA माइनस IZ1 होता है, V2 मतलब माइनस में होता है, और VA जो होता है मतलब 0 में, 0 तो ख़त्म ही है, 0 से कोई 0 है। तो यहाँ से इन दोनों को VA1 V2 को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हाँ दोनों इक्वल है ना, VB और VC इक्वल हैं, V और VC इक्वल हैं, तो इनको इक्वल, इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करके हम फिर से VA1 पॉजिटिव सीक्वेंस में हम करंट की वैल्यू निकालेंगे जो कि निगेटिव सीक्वेंस की करंट के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या, जब लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट पर रहे हैं तो हमें समझ में आया कि जो VA1 है VC के बराबर है। तो यहाँ जब कब होगा, मतलब दो हमारा वोल्टेज जब सेम कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस जो होगा इसको जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा वोल्टेज होगा सेम होगा। जब सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे तो ये दोनों सीक्वेंस हमारा जब पैरेलल में होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इक्वल होगा वोल्टेज, एज वेल एज VA1 जो होगा VA2, मतलब जो करंट है वो निगेटिव हो रहा है। तो करंट आप देख सकते हैं, इसका करंट ऐसे जा रहा है और इसका करंट ऐसे जा रहा है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे के निगेटिव हो जाएंगे, ये भी प्रूफ हुआ। और जब IA1 निकालेंगे, IA1 अगर आप KVLs निकालेंगे तो IA1 अगर इसमें निकालेंगे तो EA/Z1 प्लस Z2 के बराबर हो जाएगा। और 0 को सीक्वेंस का कोई रोल ही नहीं है जब भी आप लाइन टू लाइन फॉल्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है। आपने शुरू में देखा क्यों 0 हो जाएगा, कि आपका जो 0 सीक्वेंस होता है, एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। देखो 0 सीक्वेंस हम अगर समझें तो IA इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे IB जो है IC जो है एक दूसरे के निगेटिव है, ये कट गया, और IA बराबर 0 था ही, तो IA हमारा जो IA 0 है वो 0 आ गया। इसीलिए जो हमारा वोल्टेज एक करंट है 0 सीक्वेंस में लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट में आता ही नहीं है।
तो ये हमने दूसरा आपको बता दिया लाइन टू लाइन फॉल्ट। अब जब हम पढ़ते हैं ग्राउंड लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ये भी आपके एग्जाम में तीनों जो होते हैं फॉल्ट ये हमेशा आते हैं, एक इसमें से आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, इसको बहुत ही कम समय में मैं समझाऊंगा और आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल लाइन, ये डबल लाइन और ग्राउंड से फॉल्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ ग्राउंड है। तो यहाँ पे ये जो आई बी प्लस आई सी, देखो ये जो करंट आई बी की आ रही है और आई सी करंट ये जो है ग्राउंड में जा रही है, तो यही लिखा है कि आई बी प्लस आई सी जो है फॉल्ट करंट के बराबर है। यहाँ अभी आपने देखा कि अनलोडेड हमारा जनरेटर है, तो आई ए बराबर जीरो हो जाएगा और फिर से वी बी और वी सी बराबर जीरो हो जाएगा। वी बी बराबर वी सी बराबर फिर से जीरो हो जाएगा क्योंकि डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है। आगे फिर से हम सीक्वेंस कंपोनेंट निकालेंगे। वी ए बराबर जानते हैं वी ए वन जीरो सीक्वेंस नेगेटिव कंपोनेंट। अब यहाँ पे अभी आपने देखा कि जो हमारा वी बी वी सी बराबर जीरो है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और ये हमारा वी बी जो है वी सी मतलब दोनों जीरो है, ये मतलब जीरो रखेंगे तो ये हमारा 1/3 वी ए 1/3 वी ए। तो जब आप लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट पढ़ेंगे तो इसमें जो वी ए मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में वो कितनी वैल्यू आएगी 1/3 वी ए के बराबर आएगा। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि केवल जो वैल्यू हमने एक बाउंड्री कंडीशन जो हमने यहाँ पे फिगर देख के समझ में आ रहा है। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, फिगर देख के समझ में आ रहा है कि ये आई बी होगा, ये ग्राउंड हो रहा है, तो ये आई बी प्लस आई सी जो होगा वो फॉल्ट करंट के बराबर होगा। यहाँ से अनलोडेड हमारा जनरेटर है तो आई ए बराबर जीरो हो गया, और जब भी हमारा फॉल्ट होता है तो वोल्टेज की वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाएगा, तो वी बी और वी सी जो होगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वी बी जो है वी सी जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमारा लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट है। तो यहाँ से जो भी हमने एजम्पशन किया, जैसे वी बी और वी सी होता है, वी बी और वी सी हमारा दोनों जीरो हो गया, ये दोनों जीरो हो गया, तो हमारा केवल 1/3 वी ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो होगा ये तीनों फेज में सेम होगा। इन लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमारा वोल्टेज सेम होगा। सिंगल टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट में हमने देखा यहाँ पे करंट सेम हो रहा था। तो यही चीज़ें हैं, आपको समझना होगा, ठीक है। अभी हम जानते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट से आई ए वन प्लस आई टू प्लस मतलब ये करंट जो होता है वो जीरो होता है, अभी हम समझ के आए हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी ए वन वी ए टू के बराबर है। जब मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस के वोल्टेज के बराबर है तो ये हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख के हम आई ए टू की वैल्यू निकालेंगे। आई ए टू की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ई ए माइनस आई ए वन माइनस जेड वन अपन जेड टू के बराबर आ जाएगा। फिर से सेम एज इट इज़ आपने वी ए जीरो जो होगा जो मतलब सभी वोल्टेज जो है देख सकते हैं, सभी वोल्टेज जो सेम है, मतलब जब भी हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पढ़ेंगे तो इसमें वोल्टेज जो है ईच फेज में सेम है। जो वोल्टेज को लेके हम आई ए टू की वैल्यू आई ए नॉट की वैल्यू निकालें। अब क्या करेंगे, जब हमें दो करंट फाइंड आउट हो गया तो अभी आपने देखा आई ए की वैल्यू क्या होती है। आई ए की वैल्यू जो होगा आई ए इक्वल टू मतलब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जानते होंगे शुरू में हमने बताया यहाँ पे लिखा है, यहाँ से लेना है। अभी यहाँ पे लिखा है ना आई ए बराबर आई ए वन आई टू आई नॉट, तो आई टू की वैल्यू हमने निकाला, आई ए नॉट की वैल्यू निकाला, ये दोनों वैल्यू निकाला, और आई ए वन जो है आई ए वन है ही पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ से सबकी वैल्यू हम रखेंगे और सबकी वैल्यू रखने के बाद इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि आई ए बराबर हमारा फाइनली क्या है, जीरो है, क्योंकि अनलोडेड जनरेटर है। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फाइनली हमारा आई ए की वैल्यू जो होगी आई ए वन, जो पॉजिटिव सीक्वेंस में हमारा करंट है उसकी वैल्यू हमारा इतनी आ जाएगी। और जब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इतने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो, नहीं परचेज करोगे तो ये मेरा घाटा नहीं है, क्योंकि इसको बनाने में और जो काम हम कर रहे हैं इसमें बहुत मेहनत लगता है। मैं हर चीज़ तो आपको वीडियो फ्री में क्वालिटी में दे ही रहा हूँ, हर चीज़ मैं फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरी है, ठीक है। उस मजबूरी को फुलफिल करने के लिए आगे कुछ आपसे चार्ज करना पड़ेगा, और सबसे कम मिनिमम चार्ज में मांगा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं मांगा हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे जितना भी चार्ज किया बहुत ही कम है, ठीक है। आपको चाहिए लेना, नहीं चाहिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। नहीं यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो देखो ही मत, नहीं भी देखोगे मेरा कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि मैं केवल अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। मैं एक टीचर नहीं हूँ और मेरा कोई भी इनिशिएटिव नहीं है कि मुझे मतलब यहाँ पे टीचिंग करके पैसा कमाना है, राइट, दैट्स इट। तो यहाँ आई ए नॉट की वैल्यू आपने देखा इतना आता है। अब जब आई ए जीरो है, आई बी आई सी के बराबर है, और आई बी प्लस आई सी जो है 1/f के बराबर है। शुरू में हमने बताया, देखो हमारे पास है ही नहीं ब्लैक बोर्ड यार, मैं बहुत ही दिक्कत हो जाता है जब मैं कैलकुलेशन समझाने लगता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो आई बी जो है आई सी, आई बी और आई सी जो है वो क्या है, वो आई एफ के बराबर है। यहाँ आई ए जो है, देखो आई ए जीरो, आई बी प्लस आई सी जो है आई एफ के बराबर है, वही हमने लिखा है मेरे दोस्तों। यहाँ पे आई ए बराबर जीरो हो गया, आई बी प्लस आई सी जो है वो आई एफ के बराबर हो गया, तो 1 फॉल्ट करंट जो हो रहा है 1/3 आई ए के बराबर हो जाएगा। वही आई ए की वैल्यू हमने निकाल लिया है। यहाँ पे आई ए की वैल्यू हमने निकाला, ये आई एफ निकालना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो
हाँ, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3IA के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से हमें यही समझना है कि वोल्टेज जो है, इसमें आपने देखा वोल्टेज जो है VA 0 VAB VAC, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस कब सेम होगा, जब तीनों पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस जो तीनों हैं पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे। तीनों पैरेलल में कनेक्ट किए तो हमारा नेटवर्क भी बन गया सीक्वेंस का। इस तरह से आपका तीनों जो है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस में जो तीनों जो आपका फॉल्ट जो होता है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझाया। पहला जो होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दूसरा जो होता है लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, और तीसरा जो होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। ये तीनों फॉल्ट हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप समझ में आया होगा, तब भी अच्छा है, नहीं समझ में आया होगा तो मेरा कोई घाटा नहीं, मैं अपना एग्ज़ाम में अब बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल आ गया। अब न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले VA की वैल्यू, VB की वैल्यू, VC की वैल्यू दी रहेगी। जब दी रहेगी तो हमें पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और हमें जीरो सीक्वेंस निकालना होगा। इसके लिए VA की वैल्यू हमने बताया था 1/3 VA प्लस, मतलब अभी हमने बताया था कि वोल्टेज जो होता है अगर जीरो सीक्वेंस में पूछेगा तो VA जीरो जो होगा 1/3 VA नॉट प्लस VB प्लस VC की बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपने कि VA की वैल्यू हमें दिया है, VB की वैल्यू दिया है, VC की वैल्यू दिया है। अब जो VA की वैल्यू, VB की वैल्यू, VC की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तीनों को रखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो है VA की वैल्यू ने रखा, VB की वैल्यू रखा, VC की वैल्यू रखा। अब इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़े होंगे कि ये जो है पोलर फॉर्म में है। पोलर को सबसे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए, यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद जोड़ेंगे, घटाएंगे और फिर से 1/3 से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा जो होगा रेक्टेंगुलर में इतना, हमारा जो V0 की वैल्यू जो जीरो सीक्वेंस है उसमें वोल्टेज हमारा इतना आएगा। फिर इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में करके और इसको हम किलो वोल्ट में लिख देंगे। अब आपको शायद अगर समझ में ना आता हो कैल्सी कैसे यूज करते हैं तो जस्ट वेट, मैं थोड़ा कैल्सी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मोबाइल में भी कैल्सी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो ये हम मोबाइल में कैल्सी, ये कैल्सी देख रहे हो ना, इसका आप बोलोगे तो मैं लिंक दे दूँगा। ये कैल्सी जो होता है अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। देखो मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट, देख सकते हो। ये कैल्सी अगर आपके पास नहीं है तो एक कैल्सी डाउनलोड कर, बिल्कुल ये कैल्सी जैसा है, देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो जब पोलर से हमें सबसे पहले रेक्टेंगुलर में पोलर दिया है ना, पोलर से जब रेक्टेंगुलर में फाइंड करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट को क्लिक करते हैं। शिफ्ट को क्लिक करने के बाद सीधे, 1 मिनट यार, हाँ ये कहाँ, यहाँ पे आएगा क्या, ओहो इसको मैं इधर उधर कैसे करूँ, हाँ आ गया। देखो जब हमें पोलर से रेक्टेंगुलर में हमें आना होता है तो क्या करते हैं, शिफ्ट क्लिक करते हैं। शिफ्ट क्लिक करने के बाद हम प्लस, मतलब जहाँ पे देख सकते हो रेक्टेंगुलर लिखा है, रेक्टेंगुलर क्लिक करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और इक्वल टू लिखते हैं। तो पहले हमें मतलब एक वैल्यू आता है, फिर हम शिफ्ट दाबते हैं, नहीं अल्फ़ा दाबते हैं, अल्फ़ा के बाद फिर 10 दाबते हैं और फिर इक्वल टू करते हैं। मैं नहीं समझा सकता एक वीडियो में, बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो कैल्सी डाउनलोड करके, ठीक है। अब ये मैं वन शॉट में एक एक चीज़ समझाने लगा तब तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है। आगे ये कहाँ गया, इसको हटाना है, कैसे हटाऊँ, जहाँ से हटेगा यहाँ से स्टॉप हो। वेल तो देख सकते हैं 50 मिनट हो गया, लगता है 1 घंटा इस वीडियो का हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं, आगे हमने कैल्सी से बता दिया कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वही जो है, मतलब आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, जब न्यूमेरिकल पूछेगा इसको इधर करना पड़ेगा, हाँ न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको जो VA फेज़, VB फेज़ और VC फेज़ तीनों की आपको क्या दिया रहेगा, आपको वोल्टेज दिया रहेगा। और आपको हमने बहुत अच्छे से बताया कि VA नॉट इक्वल टू जो होता है VA प्लस VB और ये इतने के बराबर होता है। तो जब आप कैल्सी लेंगे, रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करेंगे, उसको जोड़ेंगे घटाएंगे और जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब पॉजिटिव सीक्वेंस, थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना होगा। पॉजिटिव सीक्वेंस में आपको जानते हैं कि 1/3 VA प्लस अल्फ़ा VB प्लस अल्फ़ा स्क्वायर VC। अल्फ़ा की वैल्यू 1 एंगल 20 डिग्री और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू हमने बताया था 1 एंगल 120 डिग्री होता है। तो VA की वैल्यू तो एज इट इज़ हम रखेंगे, VB की वैल्यू तो दिया हुआ है, VB की वैल्यू हमारी इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हम रखेंगे 1 एंगल 20 डिग्री। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1 एंगल 140 डिग्री रखेंगे। अब जब जानते हो पोलर में तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखो पोलर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। पोलर में हाँ, पोलर में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो जाता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। कि हमारे पोलर में है, यहाँ देखो, यहाँ क्या करते हैं, ये 1 एंगल 15 है तो मल्टीप्लाई करके 15 है, ये जोड़ते हैं, एंगल जो है जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो 20 और 1 माइनस 50 है तो -32 डिग्री आ जाएगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, ये दोनों एंगल जो है जुड़ेगा तो ये हमारा 340 हो जाएगा। अब इसको फिर से ये सिंप्लीफाई हो गया, फिर रेक्टेंगुलर में करो, पोलर में करो, तो ये आपका काम है, कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके दिखा दिया हूँ, आप एक बार देख लेना। VA नॉट की वैल्यू, VB नॉट की वैल्यू इतनी आ जाएगी, आप फाइंड आउट करना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, आपका फर्स्ट यूनिट जो है रिएक्टर। रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर
रिएक्टर इज अ इंडक्टिव कंपोनेंट, एक रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, इज यूज इन अ पावर सिस्टम फॉर फॉल्ट लिमिटेशन, वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। पावर क्वालिटी का इंप्रूव करना हो, वोल्टेज रेगुलेशन को लिमिट करना हो, एंड फॉल्ट में जो भी फॉल्ट आ रहा है उसको जो है क्या करना हो, उसको इंडक्टिव एक कंपोनेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको सबको हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये हमारा रिएक्टर होता है। रिएक्टर जो होता है बहुत टाइप का होता है। सबसे पहले शंट रिएक्टर होता है, सीरीज रिएक्टर होता है। शंट रिएक्टर क्या होता है? शंट रिएक्टर जो होता है इंस्टॉल टू द सिस्टम, टिपिकली ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे हम शंट रिएक्टर करते हैं, जो कि हमारा एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, ये एब्जॉर्ब करता है। एंड काउंटर जो होता है कैपेसिटिव इफेक्ट को काउंटर करता है, और प्रिवेंट फ्रॉम जो ओवर वोल्टेज होता है उससे हमारे सिस्टम को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है और वोल्टेज में स्टेबिलिटी लाता है। तो शंट रिएक्टर आप देख सकते हैं 2 नंबर में पूछ सकता है, शंट रिएक्टर कहाँ यूज करते हैं। शंट रिएक्टर जो होता है सब स्टेशन के एंड में हम रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं, और कैपेसिटिव पावर को जो है काउंटर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सीरीज रिएक्टेंस का यूज कहाँ करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन हम फीडर में यूज करते हैं। दे लिमिट द फॉल्टी करंट को क्या करता है, लिमिट करता है। एज वेल एज करंट को, मतलब जो हाई वोल्टेज जो होता है लाइन को, उसको स्टेबल करता है, एंड जो हमारा सिस्टम को होता है वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा सीरीज रिएक्टर हुआ, शंट रिएक्टर हुआ, न्यूट्रल ग्राउंडिंग हुआ, ठीक है, करंट लिमिटिंग ग्राउंडिंग हुआ, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आपको हम पीपीटी में प्रोवाइड करते हैं। अब जो होता है रिएक्टर फॉर लिमिटिंग द फॉल्ट करंट एंड देयर एडवांटेज, तो कुछ रिएक्टर होता है। सबसे पहले जनरेटर रिएक्टर होता है। इन सीरीज विद जनरेटर, देखो जो हमारा रिएक्टर होता है, यहाँ पे रिएक्टर देखो, सबसे पहले ये हमारा बस बार हुआ, ये हमारा जनरेटर साइड हुआ, ठीक है, ये हमारा बस बार हुआ, ठीक है, ये हमारा जनरेटर हुआ, जनरेट कर रहा है, और ये हमारा फीडर हुआ। तो जब हम कभी भी ये रिएक्टर जो होगा, रिएक्टर हमने बताया कि अभी जो एक इंडक्टेंस होता है, एक लंबे वायर का इंडक्टेंस को रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्टर हम जनरेटर साइड लगाएंगे तो इससे हम क्या बोलेंगे, पहला जो है जनरेटर रिएक्टर बोलेंगे, जनरेटर रिएक्टर, ठीक है। अब जनरेटर रिएक्टर के कुछ यूजेज हैं, जैसे व्हेन द रिएक्टर आर इंसर्टेड बिटवीन द जनरेटर एंड जनरेटर बस, रिएक्टर इज नॉन एज जनरेटर रिएक्टर। Moderate generator are designed to have a sufficient large in reactance to protect from the even dead short circuit। मतलब डेड शॉर्ट सर्किट से यू मतलब बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरेटर के तरफ हम जनरेटर रिएक्टर लगाएंगे, और जनरेटर की तरफ लिखाएंगे जनरेटर रिएक्टर। अगर बस पे लगाएंगे तो बस रिएक्टर, अगर फीडर की तरफ लगाएंगे तो फीडर रिएक्टर। एडवांटेज क्या होगा, इट रिड्यूस द फॉल्टी करंट टू प्रोटेक्ट द जनरेटर। मतलब जनरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनरेटर की तरफ हम रिएक्टर लगाते हैं। क्यों? रिएक्टर का मतलब एक जो होता है, रिएक्टर की जो क्वालिटी होती है कि जो चेंज ऑफ करंट जो होता है उसको अपोज करता है। तो आपने जनरेटर रिएक्टर देखा, उसके बाद सेकंड जो है आप फीडर रिएक्टर देखेंगे। फीडर रिएक्टर में देखिए, फीडर की तरफ अगर ये फीडर है ना, ये हमारा जनरेटर हो गया, ये हमारा बस बार हो गया, फीडर की तरफ अगर आप रिएक्टर लगाएंगे तो फीडर रिएक्टर करेंगे। और फीडर रिएक्टर के एडवांटेज हैं, क्यों यूज़ करते हैं आप देख लीजिएगा, ये आपका काम है, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है 56 मिनट हो गई, 1 घंटा अगर हो जाएगा तो मुझे अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस बार रिएक्टर, बस बार में अगर हम रिएक्टर लगाएंगे तो बस बार रिएक्टर करेंगे। रिंग सिस्टम होता है और टाई अप सिस्टम होता है। तो रिंग सिस्टम का कुछ और एडवांटेज होता है। टाई अप सिस्टम ये हो गया आपका बस रिएक्टर, देखिए बस रिएक्टर में टाई अप सिस्टम, ये भी बस है, बस हमने रिएक्टर को यूज़ किया है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट भी पूरा हमने अपना 100% देखिए आपको समझाया। तो फाइनली मेरे दोस्त, जितना भी सिस्टम पावर सिस्टम हो, कंट्रोल सिस्टम हो, अरे मतलब जितना भी आपका 1 शॉट है ना 6 सेमेस्टर का, उसको हमने अपलोड किया। अब आपका काम बनता है कि जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। मेरा काम आज से क्लियर ख़त्म हुआ। अब मैं टोटली जो है जहाँ मुझे टाइम देना है कंपटीशन एग्ज़ाम में, वहाँ मैं दे सकता हूँ। थैंक यू।